हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटेंसी, जिसमें हम 12th सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे टर्म 2 के लिए रहने वाले हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसका हम रेगुलर वीडियो आपकी हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपलोड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए, ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेरी है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, कुछ भी बता सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएँगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारा कॉमन साइज़ एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सर कॉमन साइज़ एंड कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है, वो हमारे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में टर्म 2 का टॉपिक है क्या? 100% है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉमन साइज़ एंड कंपैरेटिव का जो टॉपिक है, ये हमारी टर्म 2 में आने वाला है। और टर्म 2 में आने वाला है, उसका मैं आपको सब तरीका बता देता हूँ, कैसे आपको पढ़ना है, क्या नहीं करना है। इसके अंदर थोड़ी-सी बातें अपन डिस्कस कर देते हैं ताकि उसको समझने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक तो कॉमन सेंस इन कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो कम से कम 3 टू 4 मार्क्स, सॉरी 3 टू 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 टू 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये आपको एक तो फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है बेटा कि ये बहुत ईज़ी है, तो ये 3 टू 4 मार्क्स लाना बहुत ईज़ी है। तो इसके लिए अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं और ये फाइनेंशियल के अंदर आता है हमारा ये टॉपिक जो है, ये हमारा आपको पता हो तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बुक है, इसका ये टॉपिक है। 3 टू 4 मार्क्स का टर्म 2 में है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि टर्म 2 में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑलरेडी हम क्लासेस खत्म कर चुके हैं और वो सारी की सारी आपके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है। जब भी आपकी इच्छा है देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं जैसे आपके सूटेबल लगे। अब बात करते हैं सर, ये कॉमन साइज जो कॉम्पिटिटिव को स्टार्ट करिए, क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा आप टाइम देना मेरे को, कुछ चीजें मैं आपको थ्योरी की बताऊंगा जो कि रियली बहुत ही इंपैक्टफुल होगी आपके लिए इसको सीखने के लिए। तो देखिए सर, कैसे बताएगा आप, हम बताइए। मैं डायरेक्ट आपको कॉमन साइज कॉम्पिटिटिव का इनकम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं देखो ये होता है ऐसे, ये पढ़ा दिया आपने, 2 साल के फिगर हो गए, इसको इसको कंपेयर कर दो तो ये हो जाएगा कंपेटिटिव। कॉमन साइज में क्या होता है, एक जने को कॉमन ले लो, सेल को ले लो या टोटल को ले लो, सब पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टम से पढ़ेंगे ताकि अपन अच्छे से सीख पाए कि क्या होता है ये कॉमन सेंस एंड कंपेटिटिव, क्या है, क्यों बनाते हैं ऐसा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कितनी बार बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बार जब भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक तो एंड के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उस समय ये प्रिपेयर किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की पोजीशन को और परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसी से हमारी परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। बोले ठीक है सर। अब आप डिटेल से आपको लिखा हुआ है, आप फटाफट से स्क्रीन पे देखिए और पढ़ते रहिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज स्टेटमेंट, वो सबको पता होना चाहिए समराइज स्टेटमेंट होते हैं। और किसके होते हैं, तो ऑफ अकाउंटिंग डेटा, और विच गिव्स द इंफॉर्मेशन एज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अरे ये एक तो समराइज स्टेटमेंट होते हैं जो पूरे साल के एंड में बनते हैं और वो हमारे बिजनेस में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं और एक पोजीशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कौन कौन ऐसे आइटम्स होते हैं सर, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बनते हैं। तो उसमें सबसे पहली होती है बैलेंस शीट, सबको पता है सर। बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको बता दूं, जिसको अपन पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की पोजीशन या कंपनी की पोजीशन को बताती है, बिजनेस की या कंपनी की पोजीशन को बताती है। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है। उसके बाद में एक लिखा है मैंने नोट्स टू अकाउंट, बोले हाँ सर लिखा तो है। ये नोट्स टू अकाउंट क्या करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, डिटेल से बताने के लिए इसकी हेल्प करते हैं। कुछ हेड होते हैं, कुछ सब हेड होते हैं, जिसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमने आपको बैलेंस शीट पढ़ाया था तब सिखाया था। उसके बाद में कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर अभी तो आपने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे पार्ट है। सर आप क्यों पढ़ा रही है, आपके तो टॉपिक तो सर आज कॉमन सेंस कंपेटिटिव है, आ रहे उसी के ऊपर आ रहे हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। बोले यस सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या पार्ट है वो पता चल गया उसके बाद में, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें क्या करना पड़ता है, बना के छोड़ना नहीं है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, ये बैलेंस शीट बना दी, अब ये बैलेंस शीट बना के ऐसे छोड़ने से काम थोड़ी चलेगा। ये आपने इनकम स्टेटमेंट बना दिया, छोड़ने से थोड़ी काम चलेगा। और इन बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का हमें क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो का है, नोट अकाउंट का है, क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। और एनालिसिस जब करना पड़ता है तो सर आप जो एनालिसिस करते हैं वो किसके थ्रू से करेंगे? अरे ऐसी कुछ टेक्निक्स हमें पढ़ाई है, हमें कुछ टेक्निक्स पढ़नी पड़ती है कि अगर मेरे को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो पीएनएल हो, चाहे वो नोट्स अकाउंट हो, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कोई भी हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना है, अगर एनालिसिस करना है तो हमारे पास टोटल 4 टेक्निक्स होती है। बोले कौन कौन सी है सर टेक्निक? पहली टेक्निक्स होती है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरी टेक्निक्स जो होती है वो होती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। थर्ड टेक्निक जो होती है वो होती है रेशियो एनालिसिस। और फोर्थ टेक्निक्स जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। देखो पहले मैंने थोड़ा सा ये लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब बहुत सिंपल सा है कि हमें एनालिसिस करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मैंने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। अगर मैं आपको बोलता कि एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अब जिस बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पता है वो उसका कैसे एनालिसिस करेगा? तो मैंने आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया। फिर मैं कौन से टॉपिक पे आया हूं कि एनालिसिस करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information. Analysis of a financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statement. हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है उसका सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना, एनालिसिस करना, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है सर। उसके बाद में हम आगे आते हैं सर इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। देखो मैंने लिखा है बेटा टूल्स एंड टेक्निक्स, या टूल्स और टेक्निक बोल सकते हैं। कौन कौन सी है तो मैंने बता दिया। फर्स्ट इज कंपेरेटिव, सेकंड इज कॉमन साइज, एंड थर्ड इज रेशियो एनालिसिस, एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस अगर आपने नहीं देखे हमारे वीडियो तो पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं देखा है तो हमारी उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब के ऊपर। जरूर देखिए आप उनको। आज सर हमें आप ये पढ़ाएंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, बिल्कुल उसमें ही मैं आपको पहले कॉमन साइज पढ़ाऊंगा बाद में कंपेरेटिव पढ़ाऊंगा। बोल ठीक है सर। क्या होता है सर कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव, बताइए एक बार। आते हैं अपन टॉपिक पे। सबसे पहले कंपेरेटिव। अरे कंपेरेटिव का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमें कंपेरेटिव स्टडी करनी है किसी भी इंडिविजुअल आइटम की ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपेरेटिव स्टडी। बोले हाँ सर। अब किसकी, ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम है उसकी कंपेरेटिव स्टडी करनी है। ये तो हो सकता है 2 साल हो या 2 साल से ज्यादा का हो, दैट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट। बोले ठीक है सर। दिस टेक्निक्स इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। इस टेक्निक को अपन क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं। बोले क्यों बोल सकते हैं इसको ऐसा? इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। इस टेक्निक्स को हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एनालिसिस होता है वो ऐसे होता है, इस टाइप से होता है। अरे इस टाइप की जो एनालिसिस होता है, इस टाइप से ये जो लाइन इस तरह से चलती है वो तो है हॉरिजॉन्टल, और इस टाइप से जो होता है वो होता है वर्टिकल। अब मैं आपको ये नहीं पता है कि आपको ये इसको अपन क्यों बोलते हैं ऐसा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 2 ईयर के फिगर दे रखे हैं 2021 और 2022। इसका आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके कुछ यहां रिजल्ट निकालेंगे, या इसके आगे कुछ रिजल्ट निकालेंगे, या इसके कुछ आगे रिजल्ट निकालेंगे। तो हम जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं वो इस प्रोसेस में कर रहे हैं, एक सीधी लाइन में कर रहे हैं इस टाइप से। बोले हाँ सर। ये तो होता है हॉरिजॉन्टल। कोई जरूरी नहीं है कि 2021 और 22 ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। अगर सेम आइटम होते हैं एक्स लिमिटेड के और सेम आइटम होते हैं वाई लिमिटेड का, तो भी अपन इसका भी तो अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो ये इस टाइप से चलने की वजह से अपन क्या बोलते हैं, इसको कंपेटिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपेटिटिव बोलते हैं। और ये सीधी लाइन होने की वजह से अपन इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? 2 और मोर देन 2 ईयर इसमें होते हैं। अच्छा सर, ये है क्या? 2 और मोर देन 2 ईयर होने का मतलब है कि ये एक टाइप से टाइम सीरीज एनालिसिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, जो भी है वो भी बता देगा आपको। हॉरिजॉन्टल बोलो या डायनेमिक बोलो, एक ही बात है। इस टेक्निक्स का ये जो यूज किया जाता है वो इंट्रा फॉर्म में भी हो सकता है और इंटर फॉर्म में भी हो सकता है। सर ये क्या वर्ड लिखे आपने, इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म? ये भी अभी मैं हाथों हाथ ही बता देता हूं। देखिए, इंट्रा फॉर्म का मतलब क्या होता है और इंटर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं। इंट्रा का मतलब होता है बेटा, आप पहले या तो इंटर याद रख लीजिए, इंटर पहले पढ़ लीजिए। आपने इंटर तो फिर भी सुना होगा। जैसा आपने सुना कि इंटर कॉलेज मैचेस है या इंटर कॉलेज का मैच है, इंटर कॉलेज कंपटीशन है, ये अपने सुनते हैं। तो इंटर कॉलेज का मतलब इस कॉलेज का मैच इस कॉलेज से है, इस कॉलेज का कंपटीशन इस कॉलेज से है, इस कॉलेज का डिबेट इस कॉलेज से है। इंटर का मतलब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ में। तो यहां पर भी इंटर फॉर्म का मतलब भी क्या है, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म के साथ में, ये इसका मतलब है। बोले यस सर। तो इंटर फॉर्म का मतलब ये होगा कि एक फॉर्म का कंपैरिजन दूसरे फॉर्म के साथ होगा। तो कंपेटिटिव जो स्टेटमेंट बनते हैं वो इंटर फॉर्म भी हो सकते हैं और एक इंट्रा फॉर्म भी हो सकते हैं। मतलब इंटर फॉर्म का मतलब एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड से भी हो सकता है। बोले हाँ सर, हो सकता है। मतलब ये टेक्निक जो कंपेटिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो इंटर फॉर्म में भी यूज आता है और इंट्रा फॉर्म में भी आता है। तो इंट्रा फॉर्म क्या होती है सर? इंट्रा फॉर्म का मतलब एक ही फॉर्म होगी, फॉर्म तो क्या होगी, एक ही होगी, लेकिन इसका जो डेटा होगा वो हो सकता है 2020 का अलग हो और 2021 का हो। इंट्रा फॉर्म, अगर मैं बात करूं, इंट्रा की बात करूं तो फॉर्म एक और ईयर 2। और अगर मैं इंटर की बात करूं तो फॉर्म कितनी है, 2 है, और पीरियड क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि इंट्रा फॉर्म क्या होता है और इंटर फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। एक बार अगर डिटेल से पढ़ना है तो उसके बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। सर आगे, अब कंपेटिटिव बताया तो वैसे के वैसा थोड़ा कॉमन साइज ही बताया। तो कॉमन साइज क्या है सर, देख लीजिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल फिगर होता है वो कन्वर्ट होता है परसेंटेज के अंदर। कोई भी इंडिविजुअल फिगर होगा, जब स्टेटमेंट बताऊंगा तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ेगी अपन तो बताएंगे कि इंडिविजुअल फिगर, जैसे मान लीजिए सेल है, परचेज है, टैक्स है, कोई भी फिगर होगा। अब वो कोई भी फिगर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फिगर कन्वर्ट होगा परसेंटेज में। सर फिगर कन्वर्ट होगा परसेंटेज में और वो किसी न किसी कॉमन बेस पे। अरे इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने, कॉमन साइज रखा है। इस कॉमन साइज में हमें क्या लेना पड़ता है, किसी न किसी को कॉमन लेना पड़ता है। मैं आपको जो पहले पढ़ाने वाला हूं वो कौन सा पढ़ाने वाला हूं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ही पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर अपन कितनी चीजें पढ़ेंगे, 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखिए स्टेटमेंट दोनों पढ़ेंगे, कॉमन साइज बैलेंस भी पढ़ेंगे और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कॉमन साइज पढ़ाऊंगा, बाद में क्या पढ़ाऊंगा, कंपेटिटिव पढ़ाऊंगा। मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन साइज को पढ़ाने का है, बाद में कंपेटिटिव पढ़ाएंगे। और कॉमन साइज में भी 2 बनाऊंगा, आप एक तो बनाऊंगा बैलेंस शीट और एक बना दूंगा इनकम स्टेटमेंट। बोले ठीक है सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, बोले ठीक है सर। क्या होता है ये मैंने बता दिया कि इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल फिगर होगा, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज के अंदर किसी न किसी कॉमन बेस में। अब किसको कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अब इस टेक्निक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, अगर उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, किसको, कंपेरेटिव को, क्योंकि उसका जो स्टडी होता है वो इस टाइप से होता है, इस लाइन में होता है, सीधी लाइन में। और ये जो होता है खड़ी लाइन में होता है, इसका जो एनालिसिस होता है वो इस टाइप से होता है। इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, तो स्टैटिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, बताइए ना कैसे करते हैं। देखिए मैंने तो क्या स्लाइड बना रखी है, आपको थोड़ा हो सकता है लिखने में टाइम लगेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉपी के अंदर जरूर इस क्वेश्चन को भी लिखना है ताकि अपन को बहुत अच्छे से सुनना है। मैंने जो मेरी स्क्रीन पे अभी जो आपको दिखाया है वो एक बैलेंस शीट दिखाई है। क्या बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कि नहीं है? बोले है सर, क्या बातें कर रहे हैं। अब ये मून का हो कि सन का हो ये मेरे को नहीं पता, ये किस कंपनी की है, मून लिमिटेड की है। और हमें बोला गया है ये 31 मार्च 2021 की है। मैं आपको एक और चीज बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जब भी जैसे इस ईयर की बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में 2 साल के फिगर दे रखे होते हैं। ये सिस्टम है इसका कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 2 साल के फिगर देखो, यहां पर तो है 31 मार्च 2021 और यहां पर दे रखा 31 मार्च 2020।
क्या चीजें बताना चाहता हूं, जब भी आपको बैलेंस शीट दिखेगी, बैलेंस शीट का शेड्यूल होता है, जिस शेड्यूल के हिसाब से जो बनाई जाती है, तो इसके अंदर करंट ईयर का फिगर दिखाया जाता है। किसका दिखाया जाता है? करंट ईयर का। और इसके अंदर जो फिगर दिखाया जाता है बेटा, वो दिखाया जाता है प्रीवियस ईयर का। किसका दिखाया जाता है? प्रीवियस ईयर का। ये फिक्स है। जब भी हम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो जो पहले जो फिगर दिखाए जाते हैं वो करंट ईयर के दिखाए जाते हैं, मतलब इस साल का। हम बना कब रहे हैं? 31 मार्च 2021 को बना रहे हैं, तो ये फिगर भी किसका है? 31 मार्च 2021 का। और इससे पहले के क्या फिगर थे, 2020 में क्या फिगर थे, वो इसके पास में दे रखे होते हैं। लेकिन अब हमें जो प्रिपेयर क्या करना है, ये तो बैलेंस शीट दे रखी है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हमें जो प्रिपेयर करना है, वो करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अरे हमें इस बैलेंस शीट की हेल्प से क्या प्रिपेयर करना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, मतलब इसका एनालिसिस करना है इस बैलेंस शीट का। अच्छा सर, तो देखिए मैंने अगली ही स्लाइड के ऊपर इसका सॉल्यूशन के लिए भी बना दिया। ये इसका सॉल्यूशन है, किया हुआ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। सॉल्यूशन अभी मैं करवाऊंगा आपको, आप खाली थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि कैसे होता है वो देखिए आप। सर ये आपने क्या किया, ये क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल ये क्वेश्चन है, देखो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। ये का ये जो कॉमन साइज बैलेंस है, यहां जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये की बैलेंस है, आपको कॉपी करनी है। इन चीजों के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी सर? कॉपी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल कॉपी करनी पड़ेगी। किसकी किसकी? मैं आपको वापस से बता देता हूं। आपको जो कॉपी करनी है, वो पूरा का पूरा ये ऐसा कैसा लिखना है, ये जो पर्टिकुलर वाला है पूरा का पूरा ऐसा कैसा बैलेंस शीट में लिखना है, वही पर्टिकुलर। सर फिर देखो मैंने भी लिखा है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं। ये देखो सॉल्यूशन के अंदर मैंने पूरा का पूरा एज इट इज एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है, पता होना चाहिए। पहले शेयर होल्डर फंड आता है, बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये सबको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लेकिन थोड़ा सा जो चेंज है, जो मैं बार बार आपको हाईलाइट करके बताऊंगा, वो थोड़ा ये बताऊंगा कि जो आप जो फिगर लिखते हैं, इसमें बैलेंस शीट में तो क्या सिस्टम होता है कि पहले करंट ईयर के फिगर आते हैं और बाद में प्रीवियस ईयर के फिगर आते हैं। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस चाहे कॉमन साइज के थ्रू करिए या कंपेरेटिव के थ्रू करिए, आपको जो फिगर पहले जो लिखना पड़ेगा, वो प्रीवियस ईयर का लिखना पड़ेगा और बाद में क्या लिखना पड़ेगा? करंट ईयर का लिखना पड़ेगा। ये इसकी टेक्निक्स के अंदर लिखा हुआ है। मतलब अपन को जब कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, तो ध्यान रखना है कि पहले कौन सा ईयर का फिगर लिखना है, तो प्रीवियस ईयर का लिखना है। मतलब पहले 2020 का फिगर लिखना है और उसके बाद में कौन सा लिखना है, तो 2021 का लिखना है। इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा यहां लिखा है प्रीवियस ईयर। देखो यहीं से गलती नहीं हो जाएगी आपसे। ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। और ये कौन सा ईयर है? तो करंट ईयर है। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में आपको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। जो प्रीवियस ईयर के फिगर मैंने पहले लिखे और करंट ईयर के फिगर मैंने बाद में लिखे। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ध्यान ये रखना कि आपको जहां पर बैलेंस शीट दे रखी होगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, उसमें पहले करंट ईयर होता है और बाद में प्रीवियस ईयर होता है। और जब हमें इसका क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है थ्रू द कॉमन साइज और कंपेरेटिव। हम क्या करेंगे? पहले प्रीवियस ईयर का फिगर लिखेंगे, बाद में करंट ईयर का लिखेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे, आप चिंता ना करिए। ठीक है, अब लिखा मैंने ये फिगर। देखो आप थोड़ा सा और थोड़ा गौर करेंगे तो देखो ये 2020 की फिगर है, जैसे 60 लाख, 8 लाख। तो देखो आप इसके आगे भी देखो, सॉल्यूशन में देखो आप, पहले 60 लाख फिर 8 लाख आएगा या 2020 के फिगर। बोले हाँ सर, अब समझ गए। अब क्या करना है सर? अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं, वो पहले क्या सिखा रहा हूं? कॉमन साइज बैलेंस से सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? मैंने आपको पहले ही बोला, मैं पहले कंपेटिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पहले क्या सिखाऊंगा? कॉमन साइज सिखाऊंगा। और मैं अभी आपको क्या सिखाने आया हूं, पहले ये बताइए। मैं आपको सिखाना आया हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये वाला क्वेश्चन सिखाना आया हूं। सर कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है? मैंने पहले ये तो बता दिया कि कॉमन साइज बैलेंस शीट होती क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी भी बता दी है। ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? तो वर्टिकल स्टेटमेंट है। किस टाइप का है? वर्टिकल। दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअल आइटम को, मान लीजिए ये है जैसे शेयर कैपिटल, ये एक इंडिविजुअल आइटम है, इसको कन्वर्ट करता है परसेंटेज के अंदर। इसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है परसेंटेज के अंदर किसी न किसी कॉमन बेस पे। अभी मैं आपको बताता हूं, ये इसका सॉल्यूशन देखना। सॉरी, एक सेकंड। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि सॉल्यूशन में क्या देखना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखाता हूं, वो ध्यान रखना। देखो जब भी बात करते हैं कॉमन साइज की, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, वो ऐसा नहीं कर रहा हूं कि चाहे बैलेंस शीट हो चाहे वो कॉमन साइज में दो चीजें हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है? बैलेंस शीट हो सकती है, और एक क्या हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट हो सकता है। बिल्कुल सर, लेना तो कॉमन पड़ेगा।
अरे कॉमन साइज नाम ही कॉमन है, तो इनमें कॉमन लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? बोले हाँ सर लेना तो पड़ेगा। तो इसमें जो कॉमन लेंगे आप, वो किसको लेंगे? वो लेंगे टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। टोटल असेट्स को और टोटल लायबिलिटीज को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। और जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? तो उसके आगे हमें सीधा 100 अज्यूम करना है। एक तो चीज याद रखना, जिसको हमने जैसे टोटल असेट्स को भी कॉमन लिया है और टोटल लायबिलिटीज को भी कॉमन लिया, तो टोटल असेट्स के भी आगे कितना लिख लीजिए? 100 लिख लीजिए। और टोटल लायबिलिटीज के आगे भी कितना लिख लीजिए? 100 लिख लीजिए। पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझना। कॉमन साइज में क्या होता है? दो चीजें बन सकती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी हो सकती है और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पहले मैं बैलेंस शीट बताऊंगा, उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा, ठीक है सर? तो कॉमन साइज में बैलेंस शीट की बात करूं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में सबसे पहले कॉमन लेना है, किसको लेना है? टोटल असेट्स को या और टोटल लायबिलिटीज को, और उसको 100 अज्यूम करना है। तो सर इनकम स्टेटमेंट में एक आपको पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यहां पर कॉमन लेना है। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको जो कॉमन लेना है वो किसको लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। और इसको अगर कॉमन लेना है तो इसको भी कितना अज्यूम करना पड़ेगा? 100 आपको इसके भी आगे लिखना पड़ेगा। मतलब आप कंपेरेटिव जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, केवल और केवल कॉमन साइज के अंदर, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो। बैलेंस शीट होगी तो टोटल को आपको कॉमन लेना है, और जब इनकम स्टेटमेंट होगा तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लेना है। ये बात आपको समझ में आई होगी? बोले ठीक है सर, बिल्कुल आई है। अब आपको मैं जो चीज बता रहा हूं वो भी ध्यान रखना। इस कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर, ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है इसके अंदर 2 ईयर के फिगर कोई जरूरी नहीं है। 2 ईयर के फिगर कंपल्सरी नहीं होते हैं। कंपल्सरी नहीं होते हैं। बोले क्यों सर? उसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कंपेटिव की बात करेंगे तो वहां पर 2 ईयर के फिगर कंपल्सरी हो गए। 2 ईयर या 2 फर्म या 2 कंपनीज, मतलब 2 डिफरेंट डेटा कंपैरिजन करने के लिए होना जरूरी है। कॉमन साइज में ऐसा जरूरी नहीं है। इसका भी मैं आपको रीजन लॉजिक बता दूंगा सारा। बोले ये तो समझ में आ गया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम इसमें कॉमन लेने वाले हैं, और कॉमन किसको लेने वाले हैं? तो टोटल असेट्स और लायबिलिटीज को लेने वाले हैं। अब मैं मेरे वापस क्वेश्चन पे आता हूं। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी उम्मीद करता हूं, और ये मेरी टोटल है। अब ये लायबिलिटीज है टोटल, और ये टोटल असेट्स है। इसको भी लिख लीजिए बेटा 100, और इसको भी लिख लीजिए 100। आप कौन से ईयर का कर रहे हैं सर? 2020 का कर रहे हैं, मतलब इससे लेना देना रख रहे हैं। 2021 का भी ऐसा ही होगा जैसा इसका होगा। मतलब 2 सालों के फिगर अलग अलग होने कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं आपको समझा तो उसका लॉजिक समझा रहा हूं, देखना। अब आपको क्या करना है? इसको तो कॉमन ले लिया हमने, टोटल को क्या ले लिया है? कॉमन। और इसको भी क्या लिया? कॉमन लिया। मतलब इसी के बेस पे ये जो फिगर है, इस 1 करोड़ के बेस पे इनके क्या निकालना है? आपको परसेंटेज निकालना है, कन्वर्ट करना है इन आइटम्स को, इनको 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 और इनको जो कन्वर्ट करेंगे और वो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक और चीज ध्यान रखना, कॉमन साइज के अंदर जो आपका जो आंसर आएगा वो चेक भी होगा। कॉमन साइज के अंदर जो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? वो चेक हो जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी प्रूफ बताऊंगा, देखना। एक शुरू करते हैं, उसके बाद में और कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताइए, लेकिन एक बार मैं आपको इसको शुरू करवाता हूँ। तो करवाइए आप। सॉल्यूशन कर रहे हैं ना? ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने यहां से पूरा कॉपी करके यहां लाया है। लेकिन फिगर का ध्यान रखना, पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर बैलेंस में दे रखा था। जब आप इसका स्टेटमेंट बना रहे हो कॉमन साइज, तो पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करिए। 2020 के अंदर ये जो कॉमन लिया आपने टोटल को 1 करोड़ को, उसके आगे तो लिख लिया आपने 100। अब इसके आगे सर फिगर कैसे आएगा? इसके आगे कैसे आएगा? इसके आगे कैसे आएगा? इसके आगे कैसे आएगा? इसके आगे कैसे आएगा? एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। देखिए आप, एक ब्लैंक स्लाइड ली है मैंने। आपको एक तो फिगर लेना है एब्सोल्यूट अमाउंट। इस एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब आपको किसका परसेंटेज में, किसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल कि मैसेज, जैसे मेरे को ये शेयर कैपिटल को, अगर वो भी इस वाले को 60 लाख को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है,
तो इस बार मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, 60 लाख है। नेक्स्ट मेरा जैसे 8 लाख को करना है तो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, 8 लाख है। नेक्स्ट मेरा जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग को करना है तो नेक्स्ट एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, तो 20 लाख है। सर एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब हमें समझ में आ गया कि मतलब उस क्वेश्चन के अंदर किसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वही हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट है, बिल्कुल यही बोला है। तो मैंने यहां पर लिखा है एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन अपॉन टोटल, अपॉन क्या लेना है बेटा, टोटल, और मल्टीपल बाय कर दीजिए 100। इससे जो आपके पास जो आंसर आएगा वही सारे परसेंटेज में काम आएगा सभी जगह। ये कॉमन साइज की बात बताइए मैंने, कॉमन साइज वो भी किसकी, बैलेंस शीट की, कॉमन साइज बैलेंस शीट की। अरे एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100 बोले नहीं समझे सर, एक बार करके बताइए तो पता चलेगा। बिल्कुल बताता है आपको। सबसे पहले मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है, बताइए एब्सोल्यूट अमाउंट कितना, सर 60 लाख। तो लिखो ना आप एब्सोल्यूट अमाउंट 60 लाख डिवाइड बाय एब्सोल्यूट अमाउंट के नीचे लिखना है टोटल, टोटल कितनी है सर, 1 करोड़। ये हो गया 1 करोड़, और मल्टीपल किससे करना है, 100 से। ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। तो मतलब वो मेरा जो फिगर निकल के आया है वो निकल के आया 60%। अरे ये यहां पर मैं जो लिख रहा हूं वो 60%। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से बताइए कि सर 60% कैसा आया। ये लिखना है यहाँ पर 60%। मैंने यहाँ पर क्या लिखा वो भी ऊपर भी देख लेना, मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ टोटल। क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ टोटल, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं टोटल के बेस पे या टोटल के बिहाफ पे। बोले ठीक है सर। अरे जिसका निकालना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दो, फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। इसका निकालना है ऊपर लिखो इसको, नीचे लिखो 1 करोड़ और मल्टीप्लाई 100। इसका निकालना है, इसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100। इसका निकालना है, ऊपर 12 लाख लिखो, नीचे लिखो 1 करोड़। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे इसका 60% आया है तो ये 1 करोड़ है और ये 8 लाख है, तो 8 लाख 1 करोड़ का कितने परसेंट है सर, ये तो 8% है। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया था, ये 8% है सर। ये कितना परसेंट है सर, ये 20% होगा। अरे नहीं होगा क्या, 20 लाख में जब मैं डिवाइड करूंगा 1 करोड़ का तो 20% आएगा। और 12 लाख में कितना परसेंट आएगा सर, 12 लाख में 12% आएगा सर। नहीं नहीं सर, हमें समझ में नहीं आया, करके बताइए। अरे करके भी बता रहा हूं, आप चिंता ना करिए भाई। सभी के नीचे तो 1 करोड़ ही आएगा। 60 लाख के नीचे भी क्या आया था, 1 करोड़। 8 लाख के नीचे भी क्या आएगा, 1 करोड़। देखो आप, ये आया जैसे मान लीजिए 8 लाख, और नीचे क्या आया 1 करोड़। तो आप ऊपर ऐसे कैलकुलेशन करो, ये 5 जीरो से 5 जीरो तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए, बोले हो गए सर। अब ये नीचे कितने बचे, 2 जीरो, मतलब 100 बचे, और यहां पर भी कितने बचे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, पीछे कितना बचा केवल सर 8%। अरे समझे क्या आप, कैसे परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं इसके नीचे। अब जैसे ये 20 लाख है तो ऊपर कितना लिखेंगे सर 20 लाख, नीचे कितना लिखेंगे सर 1 करोड़। अरे आप सोचिए कि क्यों बार बार इतने जीरो लगा रहे हैं, ये 5 जीरो इधर भी है और ये 5 जीरो इधर भी है, ये छठा जीरो इधर भी है, छठा जीरो इधर भी है। और अब देखिए ऊपर तो बचा 2 वन जा, और 2 5 जा, और 5 वन जा, और 5 2 जा, मतलब कितने परसेंट हो गए, 20%। बस समझ में आ गया सर, अब आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब हम कर लेंगे। बहुत अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे ही अपन को लायबिलिटीज का भी निकालना सेम। बताइए ये कितना लाख है, बोले सर 60 लाख है। तो बताइए 60 लाख के लिए कितने परसेंट आएगा, बोले यहां पर भी 60%। अरे करके देखो ना आप, ऊपर लिखिए 60 लाख, नीचे लिखिए 1 करोड़। टोटल कितना है, अरे एब्सोल्यूट अमाउंट 60 लाख, नीचे कितना है 1 करोड़, और मल्टीपल बाय 100 सर। बोले ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इससे क्या आएगा, 5 जीरो से, ये 5 जीरो से 5 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, और 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60। अरे सर बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने आपको अभी केवल एक चीज खत्म की है, मैं आपको सारा आगे नहीं बताऊंगा। कॉमन साइज का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया है। यहां कितना आएगा सर 12 आएगा, यहां कितना आएगा सर 20 आएगा, और यहां कितना आएगा तो 8 आएगा। अरे कैसे आया, पता चला कि आप लोगों को यार 8 लाख में डिवाइड करिए 1 करोड़ का मल्टीप्लाई 100, 20 लाख में डिवाइड करिए 1 करोड़ का मल्टीप्लाई 100, ऐसा कैसा करना है। बोले ठीक है सर। मैंने बोला इसका आंसर भी चेक होगा, मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर भी चेक होगा। बोले हाँ सर। 60 प्लस 8 कितना होता है 68, और 68 प्लस 12 इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये हो गया।
60 प्लस 12 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 20 100, ये हो गया सर। अरे क्या आप ऐसा कैसा इसका भी कर पाएंगे क्या? मैंने बोला इसमें 2 साल के फिगर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अपन इसको ऐसा, इसका जैसा किया वैसा के वैसा इसका भी कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? अरे ऊपर बोलिए कितना आएगा सर? ऊपर तो आएगा एब्सोल्यूट अमाउंट, कितना आएगा एब्सोल्यूट अमाउंट? बोलिए एब्सोल्यूट अमाउंट आएगा 80 लाख, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बोले हाँ सर दे रखा है। अब सर 80 लाख जो दे रखा है, देखिए उसका मैं ऊपर लिखूंगा, ये लिखा 80 लाख, लेकिन जो अपन डिवाइड बाय करने वाले हैं 80 लाख के जो डिवाइड बाय करने वाले हैं, वो क्या 1 करोड़ का करेंगे क्या? अरे नहीं सर, इसकी टोटल करेंगे। हाँ इसकी टोटल जो है वो है 1 करोड़ एंड 20 लाख। इसमें डिवाइड करूंगा 1 करोड़ एंड 20 लाख और मल्टीपल कर दीजिए 100 से। तो देखिए बेटा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब हो सकता है पॉइंटम भी आएगा। देखिए 4 टू जा 8 और 4 थ्री जा 12। अरे आ रहा है क्या? बोल हाँ सर आ रहा है। 3 का डिवाइड करते हैं अगर मान लीजिए, या फिर अपन ऐसा करते हैं 3 का डिवाइड करते हैं तो 100 के अंदर 33.33 आता है। बिल्कुल आता है सर। और 33.33 को मल्टीपल अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 66.66, ऐसा कुछ आएगा। आएगा, इसमें क्या हो गया? देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए आप 66.67 लिख लीजिए। 66 को क्या लिख सकते हैं अपन? 67 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। ये कितना आएगा? ऊपर तो लिखिए 12 लाख, देखो बहुत सिंपल सा, ऊपर तो लिख लीजिए 12 लाख। नीचे कितना है सर? नीचे 1 करोड़ एंड 20 लाख और मल्टीपल कर दीजिए 100 से। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, 5 जीरो, ये 5 जीरो खत्म। 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12। 10 का भाग देंगे 10% आएगा सर 100 के अंदर, तो कितने परसेंट आएगा? 10%। अगर देखो 12 लाख का अगर जो 120 में आया वो 10% आया, तो 24 लाख का कितना आएगा? डबल आ जाएगा 20%। तो सर 4 लाख का कितना आएगा? देखो अगर निकालना चाहो तो वही तरीका है, 4 लाख डिवाइड बाय 120। अरे 4 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ एंड 20 लाख मल्टीपल बाय 100, वही तरीका है। अदरवाइज देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। बोले हाँ सर। 30 प्लस 66.67, तो बताइए कितना हो गया? अरे 66 तो ये हो गया 76, 76 के बाद में 86, 86 के बाद 96, 96.67 हो गया है। 96.67, तो यहां पर तो जो बचेगा वही आएगा। 100 में से 96.67 माइनस करो। बोले हाँ सर, तो मेरे हिसाब से सर 3.33 आएगा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक करिए ये आता है कि नहीं आता। मैं यहां पर चेक करता हूं, देखो ऊपर तो कितना 4 लाख, डिवाइड में नीचे कितना लिखूं मैं? सर वही 1 करोड़ एंड 20 लाख और मल्टीपल किससे करूं? तो 100 से। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 4 1 जा और ये 4 3 जा 30, 1 जीरो से 1 जीरो। अब जब 10 के अंदर 3 का डिवाइड करना, बताइए कितना आएगा यार? 3.33 नहीं आएगा क्या? तो मैंने कितना लिखा था? 3.33 लिखा था। इसकी टोटल करो तो भी 100 हो रही है। अब देखिए और ज्यादा बताऊंगा तो और ज्यादा समय खराब होगा। क्या आप इनका निकाल पाएंगे क्या? कैसे निकालेंगे वो बता रहा था। 80 लाख डिवाइड बाय 120 करोड़, 4 लाख डिवाइड बाय 120। अब देखो आधा तो यही आ जाएगा। 80 लाख का कितना आ जाएगा? वो का वही 66.67, एंड 4 लाख का कितना आ जाएगा? अभी निकाला 3.33। 24 लाख का कितना आ जाएगा? तो 20%, और इसका कितना आ जाएगा? तो 10%। अरे ये हो गया 100। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने आपको कॉमन साइज बता दिया है। अरे कॉमन साइज बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। ये कॉमन साइज बैलेंस शीट बताया। क्या आपको कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ चीजें मैंने इस स्लाइड पे लिखी थी, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम की है, ये आनी बहुत पता होनी जरूरी है। ये वाली बात है। कॉमन से स्टेटमेंट में बैलेंस शीट होगा तो कॉमन किसको लेना है? टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज को लेना है। इसको 100 एज्यूम करना है। 2 साल के फिगर कंपलसरी नहीं है। इनकम स्टेटमेंट अगर होता है तो अपन को कॉमन लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता ना करें। अब इनकम स्टेटमेंट भी होगा तो भी सेम तरीका ही है। वहां पर खाली आप केवल कॉमन किसको लेना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेना, और कॉमन साइज में आंसर चेक होते हैं। ये चीजें मैंने बता दी है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैसे उसका परसेंटेज अपन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई 100। बोले आगे ऐसा समझ में, बिल्कुल चिंता नहीं करें। तो सर कंपेटिव नहीं थोड़ा हार्ड है क्या? अरे नहीं नहीं यार, ये क्या था? कॉमन साइज था। ये जो क्वेश्चन देखो आपसे मैंने पूछा था वो कॉमन साइज का पूछा था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कंपेरेटिव का।
ये देखिए एक क्वेश्चन है कंपेरेटिव का, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो सर ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो है वो कैसे करेंगे? वही फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द मून लिमिटेड और 31 मार्च 2021 प्रिपेयर द कंपेरेटिव बैलेंस शीट। देखिए ये और इजी है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन वापस से बताता हूं, अगर बैलेंस शीट बनी होगी तो पहले कौन सा ईयर मिलेगा आपको? करंट ईयर। और बाद में कौन सा ईयर मिला होगा? प्रीवियस ईयर। लेकिन जब हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना होगा तो क्या ध्यान रखना होगा? पहले फिगर किसके लिखो? प्रीवियस ईयर के, और बाद में फिगर किसके लिखो? करंट ईयर के। बोले अच्छा यू है क्या सर? अरे मैंने बोला था आपको, देखो ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने यहां पर जब कंपेरेटिव कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है तो मैंने पहले फिगर किसके लिखे? 2020 के लिखे और 2021 के लिखे। बोले हाँ सर। अब इसमें भी सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, बिल्कुल इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले कोई कॉमन कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होता है ना। तो को टोटल को कॉमन लेना है, टोटल सेल्स टोटल लाइबिलिटी किसी, अरे कंपेरेटिव में क्या कॉमन लेना है? बोले हाँ सर नहीं लेना, बिल्कुल। सेकंड चीज, आंसर चेक, आंसर चेक भी नहीं होंगे। और कुछ सर? और एक चीज बताया तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर आंसर भी चेक नहीं होंगे, कॉमन भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस यही ध्यान रखना है खाली कि पहले आप प्रीवियस ईयर का फिगर लिखे और बाद में किसका लिखे? करंट ईयर का लिखे, जब भी आप कोई भी कंपेरेटिव या कॉमन सेंस स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसके आगे के जो कॉलम है वो देख लीजिए। आगे के जो कॉलम है वो है एब्सोल्यूट चेंज और फिर है परसेंटेज चेंज। अब पहले तो आप खुद बताना कि क्या कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट होता है वो क्या हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इस टाइप का ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। आप खुद भी तो देख रहे हैं, ये कंपेरेटिव था, मैंने इससे आगे आपको कॉमन सेंस पढ़ाया था, देखो आप। तो ये कहां पर हॉरिजॉन्टल था? ये तो ऐसा चला है, देखो आप, ये इस टाइप से चला है। मैंने बताया ये वर्टिकल एनालिसिस है। ये कॉमन साइज किस टाइप का एनालिसिस है? वर्टिकल या स्टैटिक। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल जो है, सॉरी ये क्या नाम है, कंपेरेटिव जो है वो कैसा है? तो कंपेरेटिव जो है वो इस टाइप का है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, जिसको अपन डायनेमिक भी बोल सकते हैं। बोले ठीक है सर। सर ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज जिसका कुछ कौन सा समझ में नहीं आया, अभी समझाएंगे, यही इसका आंसर है। ये तो सारे के सारे अपन ने कॉपी किए क्वेश्चन से, सारे के सारे। बस ध्यान ये रखना है, पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर, जब भी अपन कॉमन साइज या कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है सर। तो सर यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज जो है वो कैसा आएगा, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का फिगर निकालना मैं आपको पहले सिखा देता हूं। इससे पहले एक और चीज बतानी थी कि जैसे मैंने वहां पर लिखा था बहुत सारी चीज, कॉमन साइज के अंदर भी लिख के बताई थी, देखो आप, ये यहां सब लिखा था। कॉमन किसको लेना पड़ता है? टोटल का असेट्स को है, टोटल लायबिलिटीज को, इनकम स्टेटमेंट तो रेवेन्यू। लेकिन यहां पर कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एक चीज और बताई थी कि कॉमन साइज के अंदर 2 ईयर के फिगर कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपेरेटिव के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कंपेरेटिव के अंदर 2 ईयर या कंपेरेटिव के अंदर 2 फिगर कंपलसरी है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब क्यों सर? अरे बिना 2 फिगर, मतलब 2 फिगर का मतलब 2 ईयर के हो सकते हैं और 2 फर्म कंपनीज के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बताया था कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट होता है वो इंटरफर्म भी हो सकता है और इंट्राफर्म भी हो सकता है। बोले ठीक है सर, बताइए आप कैसे करना है। इतना इजी है। क्या बोलेगे अच्छा सर ये तो नहीं कराते तो भी चलता। पहले कौन सा लिखना है? प्रीवियस ईयर। कितनी बार बोल दिया मैंने? 3 बार 4 बार। आप थोड़ा इसको नोट ही कर लेना। पहले कौन सा लिखना? प्रीवियस ईयर। बाद में किसको लिख लेना? करंट ईयर को। अब देखो जो पहले जो प्रीवियस ईयर में जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो 60 लाख थी, और जो बाद में बढ़ के कितनी हो गई है? 80 लाख हो गई है। तो बताइए कितने से इंक्रीज हुई? सर इंक्रीज हुई है वो हुई है 20 लाख से। तो यहां पर एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये हो गया कि आपके अमाउंट में कितना चेंज हुआ है, वो हुआ 20 लाख। बोले अच्छा ऐसा है क्या? अरे एब्सोल्यूट चेंज का फिगर कैसे निकाला मैंने? तो मैं आपको बोल के बताता हूं कि करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस किया है। करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस किया है। अच्छा अच्छा सर यू है क्या? मतलब करंट ईयर का फिगर ये है, उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट चेंज आएगा। अगर प्लस में आता है तो प्लस में लिखना, माइनस में आता है तो माइनस में लिखना है। बताइए इसके बाद में पहले 8 लाख, फिर कितना हो गया? 12 लाख। तो 12 में से 8 गया तो वापस 4 लाख। इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो आप तो डायरेक्ट। 8 के बाद में 12 सर इंक्रीज हुआ 4 लाख से, फिर 20 के बाद में 24 इंक्रीज हुआ 4 लाख से। सर 12 के बाद में 4, अरे 12 के बाद में 4 तो डिक्रीज हुआ नहीं यार? बोले हाँ सर डिक्रीज हुआ है, 8 लाख से डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद में यहां पर 1 करोड़ से 1 करोड़ 20, सर 20 लाख से इंक्रीज हुआ है।
60 से 80 सर 20 लाख से इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज का मतलब प्लस में आ रहा है। 12 से 4, अरे बताइए किसमें हुआ? 12 से 4 क्या हुआ है? माइनस में? बोले हाँ सर माइनस में 8 लाख, वेरी गुड। उसके बाद में 20 टू 24 इंक्रीज हुआ सर प्लस में 4 लाख। और 8 से 12 इंक्रीज हुआ 4 लाख सर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। और यहाँ पर 20 लाख का इंक्रीज ही हुआ है सर। ये एक पॉइंट तो पूरा कर दिया। अरे हाँ एक कॉलम तो पूरा हो गया, लेकिन अब क्या निकालना है? केवल परसेंटेज चेंज। मैं सारों के तो निकाल के नहीं बताऊंगा, लेकिन इन किसी किसी के निकाल के बता दूंगा। और तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलता है, वो तरीका बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज का निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इसके लिए भी मैं आपको एक आगे बता देता हूँ कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। पहले क्या निकाला हमने? एब्सोल्यूट चेंज। पहले क्या निकाला था? एब्सोल्यूट चेंज। और अभी हमने क्या निकाला? तो परसेंटेज चेंज। तो ये परसेंटेज चेंज जो निकाल रहे हैं हम, तो इस परसेंटेज चेंज के अंदर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको परसेंटेज चेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। मतलब जो आप अमाउंट में जो चेंज आया ना, ये वाला फिगर चाहिए। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये फिगर चाहिए। ये 20 लाख 4 लाख ये एब्सोल्यूट चेंज है। और इसमें डिवाइड करना है बेटा। और वो डिवाइड करना आपको प्रीवियस ईयर के फिगर का, प्रीवियस ईयर के फिगर का, और मल्टीपल कर दीजिए 100 से। इससे आपका परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। और बता देता हूं कि इसके आंसर चेक नहीं होते हैं, जबरदस्ती मत करना। आंसर चेक जो आए परसेंटेज वो लिख लेना। केवल पहला करके बताता हूं। बताइए एब्सोल्यूट चेंज कितना? सर 20 लाख। ऊपर लिखिए 20 लाख। ये लिखा 20 लाख। और डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब ये वाला। अरे 20 लाख में डिवाइड किसका करना है? प्रीवियस ईयर में ये इसका 60 लाख का डिवाइड करना है। अच्छा अच्छा सर ये है क्या? तो यहां 60 लाख लिख लीजिए और मल्टीपल क्या कर दीजिए? 100 से कर दीजिए। ये पूरे के पूरे कितने जीरो? 6। ये भी पूरे के पूरे कितने जीरो? 6। 2 वन जा और 2 3 जा, 3 वन जा 33.33% आएगा। इसमें आपके आंसर चेक नहीं होते हैं। मैं वापस से बार बार बोल के बता रहा हूं, सीधा जो परसेंटेज आए वो यहां पर लिख लीजिए 33.33। सर फिर बेटा एब्सोल्यूट चेंज बोलो। आप तो बोलते रहो खाली सर एब्सोल्यूट चेंज तो 4 लाख है। हाँ तो लिखो ऊपर। और अपॉन प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस एक बार बताओ ना आप हमारे स्क्रीन पे। अरे 4 लाख के बाद में प्रीवियस ईयर जो है सर वो तो 8 लाख है। तो डिवाइड करिए 8 लाख का। मैंने क्या बोला है? अरे एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। 4 वन जा और 4 टू जा 2 और 50। बोलो कितने परसेंट आया? बोलो 4 लाख वन जा 4 लाख और 4 लाख टू जा 8 लाख और 2 वन जा 2 और 2 50 या 50 टू जा 100। बोले 50% सर। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, मजा आ गया इसका सर। अरे वो का वही एब्सोल्यूट चेंज बोलो कितना बताओ यार। एब्सोल्यूट चेंज तो सर 4 लाख है। लिखो ऊपर अपॉन प्रीवियस ईयर। सर इसका प्रीवियस ईयर कितना? सबका प्रीवियस ईयर ये है देखिए। ये प्रीवियस ईयर कितना आएगा बेटा? तो सर 20 लाख और मल्टीपल बाय 100। 4 लाख वन जा और 4 लाख 5 जा, 5 वन जा और 5 टू जा 20% आएगा सर। बोले अच्छा। अरे और बताओ क्या सर? हाँ बताइए सर ये 8 लाख वाला माइनस वाला कैसे लिखेंगे? अरे माइनस क्या है तो क्या हो गया? माइनस क्या है तो माइनस में लिखना। और तो क्या 8 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज के बाद में प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर फिगर जो है वो है 12 लाख। सॉरी ये कितना है? 12 लाख है। मल्टीप्लाई 100। 30 से 30, 20 से 20। 4 टू जा 8 और 4 थ्री जा 3 वन जा और 3 का डिवाइड किया तो 33.33। और 33.33 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 66.66। और आपने बताया था 66 को अपन 67 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, लिखो ना आप 66.67। फिगर जो आ जाएगा वो केवल ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा। अरे बाकी कोई चेंज हो तो बताइए। ऊपर लिख लेना 20 लाख, नीचे लिख लेना 1 करोड़। तो कितने परसेंट आएगा? 20%। अब आप इसकी टोटल मत कर देना जबरदस्ती। मैंने बोला है कि जब कंपेटिटिव आप स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको आंसर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी होगी। ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है, ऐसे ही आपको चीजें पढ़नी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपकी जो वीडियो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपके लिए जो हेल्प कर पा रहे हैं, आपका एक ही ड्यूटी बनता है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, टर्म 2 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और कुछ आपको डाउट हो इसके अंदर, कॉमन साइंस और कम्पिटिटिव के अंदर,
तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस मैं आपसे एक और चीज थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, ये मैंने आपको कॉमन साइज भी पढ़ाया और कंपेरेटिव भी पढ़ाया, दोनों के कॉन्सेप्ट सिखा दिए। कॉमन साइज में और कंपेरेटिव में केवल और केवल जो कॉन्सेप्ट सिखा है वो आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट सिखा है वो मैंने आपको किसके सिखा है, बैलेंस शीट के सिखा है। तो सर इनकम स्टेटमेंट में होता तो क्या होता, अरे अगर इनकम स्टेटमेंट होता तो ये देख लो, इसका फॉर्मेट देख लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इनकम स्टेटमेंट होता तो क्या करते हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि इसकी एक मैं छोटी सी आगे एक और क्लास लेके फिर आपको बता दूंगा, तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आज की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए हैं, बस इसको कैसे करना है। अगर इनकम स्टेटमेंट आ जाता है तो हमें कॉमन तो लेना पड़ेगा कॉमन साइज के अंदर, तो सर किसको लेंगे, तो वहां पर टोटल को लेते थे, और यहां पर हम जो कॉमन लेने वाले हैं कॉमन साइज के अंदर, वो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेने वाले हैं। बस इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, एक क्लास और ले लूंगा 20 मिनट की, उसमें आपके सारा खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।